गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था सल्तनत काल के केंद्रीय प्रशासन के बारे में, आपका यह पहले यूनिट का यह टॉपिक था और उसके आगे इसी से रिलेटेड जो टॉपिक पूछा जाता है वह है सल्तनत काल का प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। तो आज हम लोग प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासन के बारे में डिस्कस कर लिया था। इस पे एक चीज़ ये क्लियर है कि फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन the Sultanate of Delhi was divided into several provinces known as इक्ता। प्रशासन की सुविधा के संचालन के लिए प्रशासन को कई इकाइयों में विभाजित किया गया, कई प्रांतीय इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिसे हम विलायत के नाम से जानते हैं। प्रोविंसेस को नो एज विलायत और इक्ता। ठीक है। केंद्र के प्रशासनिक कार्य को अच्छे से संचालित करने के लिए प्रशासन को विलायत में विभाजित किया गया था। विलायत कई प्रशासनिक इकाइयों को मिलाकर विलायत कहा जाता था। विलायत को ही कहीं इक्ता का रूप भी दिया गया था। मतलब ये प्रांत थे, राज्य थे। यहाँ के जो अधिकारी थे, जिन्हें हम गवर्नर के नाम से भी जानते हैं, और नायब, मुफ्ती या वली और इक्तादार के नाम से जाना जाता है ना। कि इसके लिए कह सकते हैं कि विलायत और इक्ता वाज कंट्रोल्ड बाय गवर्नर्स, इक्तादार, नायब, मुफ्ती और वली। ठीक है। जो विलायत था या जो प्रांत था या जो इक्ता था, वह नायब, मुफ्ती, वली, गवर्नर के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और जैसा कि हमने कल ही बताया था कि सुल्तान के अंदर सारी शक्तियां समाहित होती थीं और सुल्तान ही सभी प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करता था, उनकी पदोन्नति करता था, उनकी बर्खास्तगी करता था। तो स्वयं इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो ये पाते हैं कि चाहे इक्तादार हो, चाहे मुफ्ती, वली या गवर्नर, ही वॉज अपॉइंटेड एंड डिसमिस्ड बाय सुल्तान, है ना। चाहे वो नियुक्त करना हो, चाहे उनको बर्खास्त करना हो, वह सुल्तान के द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे और वे बर्खास्त होते थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि ये अपने कार्य को लेकर के सुल्तान के प्रति ही उत्तरदायी होते थे ना। तो इनका वर्क क्या था? वर्क प्रशासनिक था। मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर को अपने क्षेत्र में मेंटेन रखते थे। इसके अलावा जो भी विद्रोह होता था, रिवोल्ट होता था, उसको डिसमिस करते थे। इसके अलावा भू राजस्व की वसूली करते थे। टैक्स रेवेन्यू जो होता था उसको वसूल करते थे। इसके अलावा जो जुडिशरी मैटर होता था, जो न्यायिक मैटर होता था, उसका भी समाधान करते थे। तो कहने का आशय ये है कि जो न्यायिक कार्य था या जो राजस्व संबंधित कार्य था या कानून व्यवस्था संबंधित कार्य था, विलायत में जो गवर्नर होता था या इक्ता में जो इक्तादार होता था या मुफ्ती होता था या नायब या वली जिसको कहा जाता था, ये सभी उसके लिए उत्तरदायी होते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये सुल्तान के द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे और सुल्तान के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। सुल्तान इन्हें नियुक्त करता था, इन्हें बर्खास्त कर सकता था, इन्हें पदोन्नत कर सकता था। जैसा कि कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि चाहे वह प्रमोशन हो या डिमोशन, प्रमोशन और डिमोशन और ड्यूरेशन ऑफ टर्म, तो ये डिपेंड टू द प्लेजर ऑन सुल्तान, डिपेंडेड ऑन द प्लेजर ऑफ सुल्तान ना।
तो ये सुल्तान की कृपा पर निर्भर करता था, उनके प्लेजर पर निर्भर करता था, उनकी कृपा पर निर्भर करता था। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इनका वर्क, अभी हमने बताया कि ये अपने अपने राज्य में, अपने अपने विलायत में या अपने अपने इक्ता में राजस्व की वसूली करते थे, कानून व्यवस्था को बनाए रखते थे, और हर साल जो इनकम होती थी और जो एक्सपेंडिचर होता था उसकी अकाउंट की डिटेल्स भी इनको प्रोवाइड करनी पड़ती थी केंद्र सरकार को। He had to give the account of his income and expenditure to the central administration. केंद्रीय प्रशासन को इन्हें आय और व्यय का विवरण देना पड़ता था। और यही नहीं, यदि जरूरत पड़ती थी, कभी ड्यूरेशन ऑफ द वार, युद्ध की स्थिति हो या विद्रोह की स्थिति हो, तो ये अपनी सैनिक सहायता भी सुल्तान को प्रोवाइड करते थे। जैसा कि निज़ामुद्दीन तुसी की सियासतनामा में यह मिलता है कि इनका भी कार्यकाल एक स्थान पे सामान्यतया 3 या 4 वर्ष का होता था। इसके बाद एक इक्ता से या एक विलायत से दूसरी विलायत में या दूसरी इक्ता में इनका स्थानांतरण, इनका ट्रांसफ़र होता रहता था। ऐसा इसलिए कि एक इक्ता विलायत में रहते हुए ये पावरफुल न होने पाए। और जैसा कि हमने ये आपको डिस्कस करके बताया था BA1 में कि इल्तुतमिश ने इक्तादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था ना। इक्ता सिस्टम को इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। दूसरी बात जो थी कि जो विलायत की हमने जिक्र किया, तो विलायत सिस्टम जो है वह बलबन के समय में हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन सामान्यतया शिहाबुद्दीन उमर की ने जिन्होंने मसालिक उल अबसार लिखा है उसमें इस चीज़ का वर्णन करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सबसे अधिक 23 प्रांत थे या विलायत थी। और आगे चल करके इसमें जो है कमी आती रहती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये विलायतों की संख्या साम्राज्य की सीमाओं के बढ़ने या घटने के अनुसार घटती और बढ़ती रहती थी। ठीक है, तो पुनः हम एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं कि केंद्रीय प्रशासन था और केंद्रीय प्रशासन को अच्छे से संचालित करने के लिए, स्मूथली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो सेंट्रल प्रशासन था उसको विभाजित किया गया था कई विलायतों में। विलायत को प्रांत कहा जाता था या इक्ता में। और इन विलायतों में, इक्ताओं में जो अधिकारी काम करते थे वे होते थे राज्यपाल, गवर्नर या फिर मुक्ता, बली, नाइब या इक्तादार। इनकी जो नियुक्ति होती थी वह सुल्तान के द्वारा होती थी। इनकी जो प्रमोशन होता था वह सुल्तान के द्वारा होता था। इनका जो डिमोशन या कह सकते हैं कि इनकी जो बर्खास्तगी होती थी, जो सस्पेंड होते थे, वे सुल्तान के द्वारा किए जाते थे। ये अपने कार्यों को लेकर के जो भी कार्य दायित्व इन्हें दिए गए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जैसे अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को आपको मेंटेन करना है, विद्रोह का दमन करना है, अपना एक अस्थाई सैनिक आपको अपने पास रखना है निश्चित संख्या में, राजस्व की वसूली करना है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो भी इनकम आय होती थी उससे ही ये अपना खर्च चलाते थे, अपनी प्रशासनिक खर्च चलाते थे, सैनिकों का खर्च चलाते थे, और जो रकम बच जाती थी वे केंद्रीय कोष में जमा कर देते थे। जो सेंट्रल की जो ट्रेजरी थी वहाँ पर ये जमा कर देते थे।
और दूसरी सबसे बड़ी, तीसरी और अन्य जो बड़ी बात थी, उसका मतलब ये था कि युद्ध में जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर ये सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। ये किसी एक विलायत या इक्ता में इसलिए भी इनको 3 से 4 वर्ष तक नहीं रखा जाता था ताकि ऐसा ना हो कि ये शक्तिशाली बन जाए और सुल्तान के लिए समस्या क्रिएट करते। ये केवल अपने सुल्तान के प्रति कार्यों को लेकर सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होते थे, है ना। तो इस तरह से प्रशासनिक इकाइयों को अच्छे से संचालित करने के लिए विभाजित किया गया था विलायत में या इक्ता में। क्लियर? अब विलायत या इक्ता या प्रांत जिसको हम लोग कहते हैं, उनको भी अच्छे से स्मूथली एडमिनिस्ट्रेशन को संचालित करने के लिए विभाजित किया गया था सिख में। और सिख में प्रशासन को विभाजित करने की जो परंपरा शुरू की थी वह किया था बलबन ने। मतलब जो प्रांत था, जो विलायत था, वह डिवाइडेड इनटू सिख। सिख जिसको हम वर्तमान की तरह जिला कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, वह सिख क्या कहलाता था? जिला कहलाता था। जिसको प्रारंभ किया था, सिख का प्रचलन प्रारंभ किया था बलबन ने। अब सिख में भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, लेकिन अधिकारी बदल जाते थे ना। अधिकारी कौन होता था? सिख कंट्रोल्ड बाय सिकदार and who was appointed by Sultan. He was responsible on their work to Sultan. वह अपने कार्य को लेकर के सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था। सुल्तान ओनली। सिकदार were responsible to the Sultan for their work. लेकिन सिकदार का क्या वर्क है यहां पर? सिकदार का वर्क क्या हुआ? सिकदार का वर्क यही हुआ कि वह अपने सिख में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, जो विद्रोह होगा उसका दमन करेगा, जो प्रशासनिक कार्य है उसको संचालित करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और अपने अधीनस्थ, अपने सबऑर्डिनेट सैनिक रखेगा। जरूरत पड़ने पर क्या करेगा? वह सुल्तान को सैनिक मदद देगा। लेकिन इंश्योर है, यहां पर यह चीज क्लियर है कि हर विलायत के अंतर्गत सिख नहीं थे। कुछ विलायतों को ही सिखों में विभाजित किया गया था, है ना। तो प्रत्येक विलायत के अंदर सिख था या जिला था, ये निश्चित नहीं था। लेकिन सिख का महत्व लोदी डायनेस्टी में कम हो गया, क्योंकि बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी ने सिख की जगह सरकार शब्द का प्रयोग किया गया, और सरकार को भी हम जिले के नाम से जानते थे। और वहाँ भी अधिकारी जो होता था वह सिकदार होता था, वह आमिल होता था, वह जो है आपका मुशर्रिफ होता था, है ना। तो ये इनका भी अपना अपना वर्क था। और हेड जो था, हेड ऑफ द सिकदार, वह था आपका हेड ऑफ द सिख कौन था? सिकदार था। जो सिख का हेड था वह सिकदार होता था, जिसका कार्य था कानून व्यवस्था को बनाए रखना, प्रशासन को अच्छे से चलाना, राजस्व की वसूली करना, अपने अधीनस्थ सैनिकों को रखना, और ये पूरी तरह से अपने कार्यों को लेकर के सुल्तान के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे। वह उनके द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे, पदोन्नत किए जाते थे, प्रमोट किए जाते थे, और जो उनका जो पूरी तरह से जो उनका जो ड्यूरेशन ऑफ टर्म था वह डिपेंडेंट ऑन द प्लेजर ऑफ सुल्तान।
वह पूरी तरह से सुल्तान की कृपा दृष्टि पर निर्भर करता था। ये ऑल टाइप ऑफ ऑफिसर्स, चाहे वह गवर्नर हो, चाहे वह मुफ्ती हो, चाहे वह बली हो, चाहे सिकदार हो, चाहे कोई भी हो, एनी टाइप ऑफ ऑफिसर्स, प्रमोशन, डिमोशन, प्रमोशन या फिर ड्यूरेशन ऑफ टर्म, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट ऑन द प्लेजर ऑफ सुल्तान। सुल्तान की कृपा दृष्टि पर ही ये निर्भर थे। तो प्रशासनिक इकाइयों की सुविधागत संचालन के लिए हमने देखा कि केंद्र होता था, केंद्र के बाद प्रांत होता था, स्टेट होता था, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट होता था। अब डिस्ट्रिक्ट को हमने विभाजित किया है परगना में, जिसको हम ब्लॉक के रूप में जानते थे। कई सिखों को या सरकारों को परगना के रूप में विभाजित किया गया था। सिख was divided into परगनास, एंड जो परगना का अधिकारी था चौधरी, पूरी तरह से जो परगना था वह गवर्न किससे होता था? बाई चौधरी के द्वारा, एंड हु वाज अपॉइंटेड एंड डिसमिस्ड बाई सुल्तान ओनली, एंड हिज वर्क हिज रिस्पॉन्सिबल टू द सुल्तान ओनली फॉर देयर हिज वर्क। तो ये यहाँ भी क्लियर है कि जो जिला था वह परगना में विभाजित था, और परगने में जो अधिकारी होते थे वे अधिकारी कौन थे? चौधरी होता था, आमिल होता था, मुशरिफ होता था, मुवक्किल होता था। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि जो सुल्तान का जो आदेश था वह उसमें क्रियान्वयन किया जाना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अभी हमने जिक्र किया कि परगना में चौधरी होता, तो चौधरी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर बात हम कहेंगे कि चौधरी का पद वंशानुगत होता था, हेरिडिटी होता था। तो उसका पद वंशानुगत होता था, और जो मुशरिफ होता था, जो मुशरिफ का काम होता था वह होता था कि खेत में जो फसल खड़ी होती थी उसका अनुमान लगाकर राज्य की लगान का निर्धारण करना, वसूल का, और दूसरा लगान का निर्धारण करना। और मुवक्किल का काम होता था, जो निर्धारित लगान होता था, जो रेवेन्यू होता था, उसको कलेक्ट करना, उसकी वसूली करना। और कारकुन जो होता था, जिसको हम लोग क्लर्क के रूप में जानते हैं, वह आय व्यय का विवरण रखता था। अर्थात परगना में आपका चौधरी हो गया, प्रधान, चीफ हो गया, जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। भू राजस्व का निर्धारण करने का काम कौन कर रहा है? मुशरिफ कर रहा है। मुवक्किल क्या कर रहा है? मुवक्किल जो कर रहा है वह राजस्व की वसूली, लगान की वसूली कर रहा है। जो कारकुन है वह क्या कर रहा है? वह एज ए क्लर्क आय व्यय का विवरण रख रहा है। तो ये परगना थोड़ा सा डिफरेंट था प्रशासन, और प्रशासन को ऐसे संचालित किया जाता था। और जो प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई थी वह थी गांव, विलेज। विलेज वाज द लोएस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह गांव थी। आज भी वर्तमान समय में भी वह 73 और 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके तहत भी हमें देखते हैं कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है वह है गांव है, जहां पर आज गांव का प्रधान पंचायत चीफ होता है। उस समय में गांव का जो प्रधान होता था, जो विलेज का जो चीफ होता था, वह ग्राम का प्रतिनिधि होता था, ग्राम का प्रधान, मुखिया जिसको कहते थे, मुखिया होता था, खुद या मुकद्दम जिसको कहा जाता था, जो भूमिपति होता था, जो लैंडलॉर्ड होता था, जो गांव का प्रधान होता था, गांव का मुखिया होता था। इनके साथ जो काम करने वाले अधिकारी होते थे वह चौकीदार कहलाता था, जो कानून व्यवस्था या सुरक्षा का काम करता था,
और लेखपाल, जिसको आज हम भू रेवेन्यू ऑफिसर, जिसको हम आज जानते हैं नाउ कॉल्ड पटवारी और लेखपाल, जिसको हम आज पटवारी या लेखपाल के रूप में जानते हैं। तो अगर हम निचले स्तर से देखते हैं तो ये पाते हैं कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव विलेज थी, जिसका अधिकारी क्या होता था, ग्राम का प्रधान, जनता, पंचायत, खुद मुकद्दम होती थी। उसमें जो और जो सहायता के लिए काम करने वाले अधिकारी थे वे थे चौकीदार होते थे। दूसरा जो होता था वह होता था पटवारी, जिसको हम लेखपाल के नाम से जानते हैं, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर। अगर हम इसको असेंडिंग आर्डर में बढ़ते हैं तो बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं तो ग्राम से आगे बढ़ेंगे तब क्या मिलेगा, हमको परगना मिलेगा, जिसको हम ब्लॉक के रूप में जानते थे। परगना का अधिकारी होता था वो चौधरी होता था, आनुवंशिक होता था। उसकी सहयोग करने के लिए होते थे वो आमीन होते थे, मुशरिफ होते थे, मुवक्किल होते थे और कारकुन होते थे। कारकुन आय व्यय का विवरण रखता था, मुवक्किल लगान की वसूली करता था, मुशरिफ जो होता था वह लगान का निर्धारण करता था, है ना। और जब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो इसके बाद देखते हैं कि परगना के आगे शिक था या सरकार था। लोधी काल में जिले को सरकार कहा जाता था और इस तरह से सामान्यतया बलबन ने सिख की परंपरा शुरू की थी तो जिले को शिक कहा जाता था। उसका अधिकारी शिकदार होता था, जो सुल्तान के द्वारा नियुक्त किया जाता था, पदच्युत किया जाता था, पदोन्नत किया जाता था और वह सुल्तान के प्रति ही अपने कार्यों को लेकर के उत्तरदायी होता था। उसका भी कार्य होता था प्रशासनिक कार्य, कानून व्यवस्था का कार्य, राजस्व का कार्य, विद्रोह का दमन करना, अपने अधीनस्थ सैनिक रखना, कर्मचारी रखना, है ना। अब इसके बाद जो इकाई थी वह थी आपकी इक्ता विलायत। इक्ता जो इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसको का इक्ता मतलब भू क्षेत्र होता था, एक एरिया होता था, जिसका प्रशासनिक कार्य इक्तादार देखता था, जिसका काम होता था कि अपने इक्ता में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, विद्रोह का दमन करना, प्रशासन को अच्छे से संचालित करना। इसके अलावा लगान की, राजस्व की वसूली करना, जो इनकम हो उस इनकम के द्वारा अपने और अपने अधीनस्थ सैनिकों कर्मचारियों का खर्च चलाना, जो शेष धनराशि, जो बैलेंस, जो रेस्ट अमाउंट बचता था वह केंद्रीय कोष में जमा करना या सेंट्रल जो ट्रेजरी थी उसमें जमा करना। इसके बाद हम देखते हैं कि विलायत जिसको हम लोग प्रांत या इक्ता के नाम से भी जानते थे, वहाँ के जो अधिकारी होते थे वह मुख्यतया राज्यपाल कहलाते थे, मुक्ता कहलाते थे, नायब कहलाते थे, बली कहलाते थे और ये सभी अपने कार्यों को लेकर के सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होते थे। इनका कार्य होता था प्रशासन को संचालित करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, राजस्व की वसूली करना, विद्रोहों का दमन करना और ज़रूरत पड़ने पर युद्ध के समय या विद्रोह के समय सुल्तान की सैनिक मदद करना या उनका सहयोग करना। और सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण थी कि ये सुल्तान के द्वारा नियुक्त होते थे, सुल्तान के द्वारा पदच्युत होते थे, बर्खास्त होते थे, टर्मिनेट होते थे, सस्पेंड होते थे। सुल्तान के द्वारा इनकी कार्य अवधि, इनके टर्म जो था, ड्यूरेशन था, वह बढ़ाया जाता था। सुल्तान की ही कृपा दृष्टि पर डिपेंड होता था, उनकी ही कृपा पर कि ये इनका कार्य अवधि बढ़ाया जाए, इनको ट्रांसफ़र किया जाए या इनको प्रमोट किया जाए। जैसा कि सियासतनामा में निजामुद्दीन तुसी लिखता है कि प्रत्येक इक्तादार 3 या 4 वर्षों तक ही एक इक्ता में तैनात रहता था, नियुक्त रहता था। इसके बाद दूसरी इक्ताओं में उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। ऐसा इसलिए कि कहीं वह सुल्तान के लिए, बादशाह के लिए मुसीबत न बन जाए। तो सामंतवादी प्रथा को समाप्त करने और जो रिमोट एरियाज़ थे, जो दूरस्थ एरियाज़ थे,
उनको केंद्र से, सेंट्रल से सीधे जुड़ने के एक माध्यम के रूप में इक्तादारी सिस्टम की शुरुआत की गई थी दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के द्वारा, और बलबन के समय में विलायत कहा गया जिसे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन the Sultanate of Delhi was divided into vilayat या इक्ता, known as इक्ता, vilayat divided into Sikh as no सरकार, Sikh और सरदार divided into parganas divided into village, and village was the lowest unit of Delhi एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। कहने का मतलब यह है कि केंद्र, सेंट्रल के बाद स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक के बाद गांव। ये अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो इस तरह से है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से है। केंद्र के बाद राज्य के बाद जिला के बाद परगना के बाद गांव। अगर असेंडिंग ऑर्डर से निचले क्रम से अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे तो गांव, विलेज, उसके बाद परगना के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट के बाद केंद्र। अर्थात कई गांव को मिलाकर के परगना बनाया जाता था, कई परगनों को मिलाकर के डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता था, कई डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के राज्य बनाया जाता था, और कई राज्यों को मिलाकर के केंद्र बनता था। जैसे आज भी आप उस तरह से देखिए तो भारत सरकार है केंद्र में, कई राज्यों का समूह है सेंट्रल, राज्य विभाजित हैं डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट विभाजित हैं परगना में, मंडल में, और मंडल विभाजित है आपका गांव। तो इस तरह से प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्रशासन को अच्छे से संचालित करने के लिए प्रशासन को विभाजित करके स्मूथली काम किया जा रहा था, और नीचे से लेकर ग्रामीण से लेकर के केंद्र तक सभी मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी सुल्तान के द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे, बर्खास्त किए जाते थे, प्रमोट किए जाते थे, सस्पेंड किए जाते थे, और पूरा का पूरा जो तंत्र था वह निर्भर था किस पर? सुल्तान पर। और सुल्तान अगर योग्य है तो प्रशासनिक कार्य अच्छे से संचालित हो रहा है, सुल्तान अगर अयोग्य है तो सर्वत्र विद्रोह हो रहे हैं। तो ये आपका प्रशासनिक इकाई थी, प्रशासनिक क्षेत्र था जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। कल हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासन के बारे में जाना था कि केंद्र था, उसके बाद से 4 प्रमुख विभाग थे, दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने इंसा और दीवाने रसालत। इसके अलावा वरीदे ममालिक, इसके अलावा जो दीवाने रियासत, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने वकूफ़, दीवाने अमीर कोही, दीवाने बंदगान, दीवाने इस्तफाक, दीवाने खैरात, इस तरह से सभी विभागों की जिक्र हम लोगों ने किया था। मतलब अधिकारी थे, उनके अध्यक्ष थे जो कार्य करते थे, लेकिन इसमें भी सभी प्रकार के ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी वेयर वेस्टेड इन सुल्तान, सुल्तान में ही निहित थे। थैंक यू सो मच। आप इसको बार बार देखिए, सुनिए, समझिए, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हो तो गूगल क्लासरूम में जा कर के फीडबैक दीजिए, प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, उसका समाधान किया जाएगा। और इस लेक्चर का फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही इस तकनीक को और अधिक बेहतर बनाने में कारगर हो सकता है। थैंक यू so much.